बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है एक्स-रेज़ एंड एटॉमिक नंबर, और ये चैप्टर नंबर 5 का हिस्सा है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का। अच्छा, एक्स-रेज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें कि एक्स-रेज़ क्या होती हैं। एक्स-रेज़ के बारे में कहा जाता है एक्स-रेज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations, the electromagnetic radiation with short wavelength। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब कि वेवलेंथ की रेंज जो है वो कितनी होनी चाहिए, 0.1 to 20 एंगस्ट्रॉम। इतनी वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं शॉर्ट वेवलेंथ की, इतनी रेंज के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, एक्स-रेज़। एक्स-रेज़ को एक और तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है, इनकी प्रोडक्शन की बेस पे हम कहते हैं द रेडिएशंस that are produced when electrons or cathode rays strike or collide with heavy metal anode। वो रेडिएशंस जो कि प्रोड्यूस होती हैं जब हम इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज को स्ट्राइक करवाते हैं ऐसे ऐसे एनोड से जो कि बना हो हैवी मेटल से। ठीक है, हैवी मेटल क्या होता है, हम कहते हैं वो मेटल हैविंग हाई एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। वो रेडिएशंस जो कि हैवी मेटल एनोड पर इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज फॉल करने पर निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्स-रेज। अच्छा जी, एक्स-रेज का जो ओरिजिन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओरिजिन ऑफ एक्स-रेज से क्या मुराद है, ये एक्स-रेज जो हैं वो कैसे वजूद में आती हैं, इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं एक हैवी मेटल का एक एटम लूँगी, यानी जिस हैवी मेटल को मैंने एनोड बनाया है। ठीक है, वो जो एनोड है उसको मैंने क्या बना दिया, हैवी मेटल का बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि सपोज़ करें मेरे पास ना उस हैवी मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे। बहुत सारे एटम्स में से एक एटम जो है ना वो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, दिस इज़ द थर्ड शेल, दिस इज़ द न्यूक्लियस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और थर्ड शेल के अंदर हमने बताया कि 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, ये 2n² के मुताबिक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट किए थे। तो सपोज़ करें कि मैंने सब शेल के अंदर जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 8, 18, सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो मैं एक एक शो करूँगी। ये एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल का, ये सेकंड शेल का, ये थर्ड शेल का। ठीक है, और हमने ये भी पता है हमें, ये जो फर्स्ट शेल होता है उसको हम के शेल कहते हैं, सेकंड शेल को एल शेल कहते हैं, और थर्ड शेल को हम एम शेल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि हमने क्या कहा अभी इनकी प्रोडक्शन में, हमने कहा कि जब हम हैवी मेटल एनोड पर क्या फॉल करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं या कोलाइड करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज। लेट सपोज कि मैं इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज इस के शेल के इलेक्ट्रॉन पर फॉल करवाती हूँ। जब मैं यहाँ पे फॉल करवाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, इट गेट नॉकआउट, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर हम कहते हैं कि वैकेंसी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है
वेकेंट लफ्ज़ से निकला है। वेकेंट का मतलब होता है खाली। वैकेंसी बन गई। अब इस वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए पीछे से जो केश एल शेल का इलेक्ट्रॉन है वो इस पर इसकी जगह को फिल करने के लिए फॉल कर जाएगा। ठीक है, के शेल का भी आ सकता है जब, और यहाँ पर एक और चांसेस क्या हैं कि जब ये यहाँ से के एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएगा तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी वैकेंसी बन जाएगी। इस वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए कौन आ जाएगा, एम शेल का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, यानी कि इसकी वैकेंसी के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन शेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको फुलफ़िल करेगा। अच्छा जी, अब ये देखो, ये जब वैकेंसी बनी, ये वैकेंसी की जगह फुलफ़िल करने के लिए जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन था वो इस पर गिर गया। जब इसमें गिर जाएगा तो डी एक्साइट होगा, तो इसमें से जो रेडिएशंस निकलेंगी उन रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, एक्स रेज। ये क्या होंगी, एक्स रेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात, जब के शेल में से इलेक्ट्रॉन के शेल की वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन फॉल होता है, दो चांसेस हैं, या तो एल शेल का इलेक्ट्रॉन आ सकता है या तो एम शेल का इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो रेडिएशंस निकलेंगी उनको हम नाम देंगे, ये रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रॉन एल शेल के गिरने से आई है एल के शेल में, उसको हम के अल्फ़ा कहेंगे। ठीक है, और दूसरे चांसेस हैं जिसमें एम शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल में आए, उसको हम क्या कहेंगे, के बीटा। ठीक है, और वो वाले इलेक्ट्रॉन जो कि मौजूद हैं नियर द न्यूक्लियस अदर देन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चूँकि आपने देखा कि इनर इनसाइड द एटम नॉट आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ट्रांजिशन शो कर रहा है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। ठीक हो गया। इस तरह एक्सरेस प्रोडक्शन हमने उसका ओरिजिन जो था वो देखा है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस को एल शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बजेगी, वैकेंसी। तो चांसेस है यहाँ पर एम शेल का इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, और जो नेक्स्ट शेल होगा एन शेल, उसकी भी चांसेस हैं कि ये इस वैकेंसी को, एल शेल की वैकेंसी को फुलफ़िल करे। तो उसमें से जो एक्सरेज निकलेंगी उसको हम एल अल्फ़ा कहेंगे और एल बीटा कहेंगे। ठीक है, चूँकि ये के शेल की ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से जो एक्सरेज निकल रही हैं उनको हम के अल्फ़ा और के बीटा कह रहे हैं। इन के अल्फ़ा और के बीटा को हम कह सकते हैं दिस इज़ के सीरीज़, यानी ये एक्सरेज के अंदर कौन सी सीरीज़ है, के सीरीज़, जिसके अंदर आप वैकेंसी प्रोड्यूस की किसके, के शेल के अंदर, और के शेल के इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए एल शेल का इलेक्ट्रॉन या एम शेल का इलेक्ट्रॉन उसमें डी एक्साइट हो सकता है। इसी वजह से हमने इनको नाम दे दिया के सीरीज़। इसी तरह एल शेल के अंदर जब वैकेंसी होती है तो वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए एम शेल का इलेक्ट्रॉन या फिर एन शेल का इलेक्ट्रॉन आ सकता है। वो सीरीज़ क्या कहलाएगी, एल सीरीज़, जिसके अंदर एल अल्फ़ा और एल बीटा देखेंगे आप, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी ट्रांजिशन का मतलब होता है तबादला, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या है, चेंज कर रहे हैं अपने शेल को। ठीक है, ड्यू टू इनसाइड यूसेज ऑफ इनसाइड या कोर इलेक्ट्रॉन या कोर शेल्स, इसी वजह से हम इसको कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। अच्छा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो है ना वो क्या है, इसका थोड़ा सा अगर स्पेक्ट्रम देखें तो स्पेक्ट्रम में क्या था कि मैं के सीरीज़ और एल सीरीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगी। जो स्पेक्ट्रम आता है एक्सरे का वो कुछ इस तरह दिखेगा। अच्छा, ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जब हमने के सीरीज़ देखी, के सीरीज़ के अंदर मैंने बताया आपको कि जब वैकेंसी प्रोड्यूस होती है, इस वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए चांसेस हैं या तो एल का इलेक्ट्रॉन या फिर एम का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डी एक्साइट होकर आ जाए। तो जब एल का इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर आएगा तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये लाइन, ये वेवलेंथ। ठीक है,
ये वेवलेंथ आ जाएगी, इसकी लाइन आ जाएगी हमारे पास। ये जो लाइन आएगी हमारे पास ये क्या है, शो कर रही है दिस इज़ के अल्फ़ा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो दूसरा चांस है वो क्या हो सकता है कि एम शेल का इलेक्ट्रॉन इस को वैकेंसी को, के शेल की वैकेंसी को फुलफ़िल करे। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, एक और लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन कहलाएगी के बीटा। ये स्पेक्ट्रम आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप एल सीरीज़ देखें तो एल सीरीज़ में भी आपको इस तरह की लाइंस नज़र आएंगी। ठीक है, ये होगी एल अल्फ़ा एंड एल बीटा। ठीक है, जैसे जैसे आप इनर न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे शेल को, ठीक है, शेल की वैकेंसी देखोगे दूर वाले शेल के अंदर। ठीक है, तो वैसे वैसे जो है ना वो क्या है, यहाँ पर जो लाइंस होंगी सीरीज़ की वो आपस में दूर दूर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए ये केस आ गया हमारे पास एम अल्फ़ा की और ये एम बीटा। ठीक है, तो ये कहलाएगी हमारे पास की सीरीज़, ये कहलाएगी हमारे पास एल सीरीज़ और ये कहलाएगी हमारी एम सीरीज़। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम जो है ना वो मैंने दिखाने की कोशिश की। एक और बात यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे आप देखते हो कि न्यूक्लियस से दूर दूर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ट्रांजिशन हो रही है या वो इन्वॉल्व हैं जिनमें वैकेंसी बन रही है, वैसे वैसे जो वेवलेंथ है ना वो क्या होती है, इंक्रीज़ होने लग जाती है। जैसे इसकी शॉर्ट वेवलेंथ थी के सीरीज़ की, इसकी बढ़ जाएगी, इसकी मज़ीद हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, तो फिर क्या है, आप कहते हो कि वेवलेंथ जो है ना वो क्या है, वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखा कि हमने वेवलेंथ मज़ीद बढ़ गई और इसमें मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे दूर दूर जाता जाता है इलेक्ट्रॉन उसकी वैकेंसी बनती जाती है, वैसे वैसे जो वेवलेंथ है उसका चेंज आता रहता है। नेक्स्ट जो है ना वो हमने पढ़नी है जो है उसकी प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो हम देखते हैं इसकी प्रोडक्शन। इसकी अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो ज़रा देखें। इसमें मैंने ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है, इसको आप कोलिज ट्यूब भी कहते हैं। और ये जो कोलिज ट्यूब है इसके अंदर क्या है, आप देखें कि प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम रखा होता है और ये ग्लास की बनी होती है। प्रेशर ऑलमोस्ट रखा जाता है यहाँ पर 10⁻⁵ टॉर, इतना कम टेम्परेचर कम प्रेशर रखा जाता है यहाँ पर। टॉर को अगर आप कंपेयर करें, आपको पता है 1 ATM प्रेशर जो होता है वो होता है 760 टॉर के। ठीक है, इतना कम इतना प्रेशर जो होता है ना वो नॉर्मल होता है। इस 10⁻⁵ को टॉर को अगर आप 760 टॉर से कंपेयर करें तो इतना कम जो है ना वो प्रेशर इनसाइड दिस ट्यूब होता है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आप यहाँ पर देखें कि एक साइड पे इसके कैथोड है और दूसरी साइड पे एनोड है। इस एनोड को हैवी मेटल्स के साथ क्या है, जोड़ा गया है। मतलब आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि हैवी मेटल टारगेट को हमने यहाँ पर एनोड बनाया है। ठीक है, ये एनोड है। अब ये देखें इसकी जो सरफेस है इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ बनाया इस तरह जाता है कि इसकी सरफेस में जो इंक्लाइन आ रही है, स्लोप आ रही है, वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है ये। ठीक है, ये इसलिए इंक्लाइंड है ताकि एक्स रेस को क्या है बाहर निकाला जा सके, प्रोड्यूस करवाया जाए विद एन एंगल। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि कैथोड रेज में से जो कैथोड रेज निकलेंगी उनको क्या है आप प्रोड्यूस करवाएं और ये कनकेव सरफेस से क्या होगा, ये सारी की सारी कैथोड रेज कन्वर्ज हो जाएंगी। जब कन्वर्ज हो जाएगी एक ही पॉइंट पर तो हम देखेंगे कि ये यहाँ पर क्या है, सारी की सारी कैथोड रेज इकट्ठी होकर यहाँ पर क्या है फॉल हो जाएंगी मेटल, ये हैवी मेटल टारगेट पर जिसको हमने एनोड बनाया। अब इसकी सरफेस इंक्लाइन इसलिए की जाती है ताकि जो एक्स रेज प्रोड्यूस हो इसमें से वो आसानी से निकाली जा सकें किसी पर्टिकुलर एंगल पर। ठीक है, तो ये देखें ये आपके पास जो एक्स रेज निकलेंगी ये कुछ इस तरह दिखेंगी आपको, ये एक्स रेज निकल गई। ठीक है, जैसे ही आपने ओरिजिन देखा एक्स रेज का वो वैसे हैवी मेटल्स के जो इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होती है उसकी वजह से ये क्या है, एक्स रेज निकल रही है। दीज आर कॉल्ड एक्स रेज। ठीक है, अच्छा, जब ये कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स टारगेट होते हैं किस पर, कन्वर्ज हो गए हैं किस पर, हैवी मेटल टारगेट के ऊपर,
तो यहाँ पर क्या है कि मेटल के इलेक्ट्रॉन और ये कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन के दरमियान फ्रिक्शन होगी, ठीक है। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या है, उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है, कूलेंट सिस्टम लगाया जाता है। वो कूलेंट सिस्टम क्या करता है, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखें, ये जो एक्सरेज हैं, इन एक्सरेज को यहाँ से एक स्लिट होती है, प्लाटिनम की बनी स्लिट होती है, ठीक है। इस स्लिट में से इसको इन एक्सरेज को गुजारा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, प्लाटिनम स्लिट, ठीक है। इसमें से एक्सरेज को गुजारा जाता है। ये जो एक्सरेज है थ्रू एल्यूमिनियम विंडो, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, एल्यूमिनियम विंडो, इसमें से ये एक्सरेज को टारगेट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, किसके ऊपर, फॉल करवाया जाता है क्रिस्टल्स के ऊपर। वो क्रिस्टल किसके हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, ठीक है। अब ये देखें, ये क्रिस्टल्स हैं हमारे पास, ये क्रिस्टल्स क्या करेंगे, एक्सरेज को डाइफ्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह के क्रिस्टल्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। और इसमें ये किसके बने होते हैं, दिस आर कॉल्ड पोटाशियम K4FeCN6, इसको हम कहते हैं पोटाशियम फेरोसायानाइड, ठीक है। अब ये एक्सरेज क्या करेंगी, इस पर फॉल करेंगी, ठीक है। जब फॉल करेंगी तो ये स्कैटर्ड हो जाएंगी हर जगह पर, ठीक है, ये स्कैटर्ड हो जाएंगी। इसकी स्कैटरिंग को देखने के लिए यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जाती है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। ये फोटोग्राफिक प्लेट पे जैसे ये एक्सरेज फॉल करती हैं तो हमें पता लग जाता है कि एक्सरेज की वेवलेंथ क्या है, किस तरह एक्सरेज जो है ना वो प्रोड्यूस हुई हैं, या एक्सरेज प्रोड्यूस हुई भी हैं कि नहीं प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर एक्सरेज का क्या है, उनको डाइफ्रैक्ट किया जाता है। डाइफ्रैक्शन की वजह से फिर क्या है, एक्सरेज को देख लिया जाता है। ये थी आपके पास प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। इसमें प्रोडक्शन अगर देखें तो हमारे पास क्या स्पेक्ट्रम, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है ये स्पेक्ट्रम आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम जो है ना उसके अंदर, जैसे मैंने आपको भी बताया कि उसमें के सीरीज़ भी थी, उसमें एल सीरीज़ भी थी, उसमें एम सीरीज़ भी थी। जैसे जैसे आप के सीरीज़ से एम सीरीज़ की तरफ मूव करते हो तो जो स्पेक्ट्रल लाइन होंगी उनके दरमियान डिस्टेंस आता जाएगा, ठीक है। और उनकी वेवलेंथ जो होगी ना वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट जो है ना वो क्या है, हमने जो एक्सरेज की प्रोडक्शन देखी, एक्सरेज की और का ओरिजिन देखा, इन सब के बाद एक साइंटिस्ट था जिसको हम कहते हैं मोज़ले। मोज़ले नामी साइंटिस्ट था, और इसने 1913 से 1914 तक इसने एक्सरेज बहुत सारी मेटल्स को यूज़ किया और उनका एक्सरेज जो है ना वो देखा, ठीक है। और इसने हिसाब लगाया, इसने कहा कि तमाम के तमाम जितने डिफरेंट जो है ना वो मेटल्स इसने लिए और डिफरेंट मेटल्स के अंदर से एक्सरेज इसने प्रोड्यूस करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक्स हैवी मेटल थे, मेटल्स जितने भी थे, इन मेटल्स डिफरेंट मेटल्स के अंदर डिफरेंट एक्सरेज निकली, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सरेज थी, एक्सरेज आर करेक्टरिस्टिक इन नेचर। करेक्टरिस्टिक इन नेचर का मतलब है जो भी मेटल आप यूज़ करें उसके मुताबिक ही एक्सरेज जो है ना वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक्सरेज आर करेक्टरिस्टिक इन नेचर, यानी डिफरेंट मेटल्स के अंदर डिफरेंट एक्सरेज की रेंज निकली, ठीक है। तो इसने ये मोज़ले ने ऑलमोस्ट कहा गया कि इस मोज़ले ने 38 एलिमेंट्स या आप कह लें मेटल्स, एलिमेंट्स में कौन से, 38 मेटल्स को इसने इस तरह उनमें से एक्सरेज जो है ना वो प्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। उन 38 मेटल्स या एलिमेंट में से जो एक्सरेज प्रोड्यूस करवाई इसने, वो जो मेटल्स थे वो कहाँ कौन से मेटल से कौन से मेटल तक थे, ऑलमोस्ट उसने कहा एल्यूमिनियम से गोल्ड तक, ठीक है। इसने इतने 38 मेटल्स जो है ना वो क्या है, उनमें से एक्सरेज प्रोड्यूस करवाई। अच्छा, अब इसमें वो कहता है कि जो लेम्डा की
वेवलेंथ की जो रेंज निकली थी इन 38 मेटल्स में, वेवलेंथ ऑफ एक्स रे थी इसने जो बताई वो थी 0.01 से ऑलमोस्ट 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.04 से 8 एंगस्ट्रॉम तक रेंज थी इसमें वेवलेंथ की, ठीक है। तो एक्सरे जो है ना वो क्या है, इस तरह उसने 38 एलिमेंट्स के एक्सरे जो है ना वो किए, निकाले उसने, और वहाँ से उसने हिसाब लगाया कि ये जो एक्सरेज हैं ये करेक्टरिस्टिक इन नेचर है। इसका क्या मतलब है, तमाम के तमाम मेटल्स की डिफरेंट जो है ना वो क्या है, एक्सरेज आती हैं सामने, ठीक है। फिर इसने मोज़ले ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये 38 एलिमेंट्स के एक्सपेरिमेंट से इसने एक 3 कंक्लूजन निकाले, ठीक है। वो कंक्लूजन क्या क्या थे, कंक्लूजन ज़रा देखिएगा। जो पहला कंक्लूजन था वो क्या था, इसने कहा कि जब हमने एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाया तो हमारे पास के सीरीज़ एल सीरीज़ के नाम से इसने स्पेक्ट्रल लाइंस को डिवाइड किया। उसने कहा 2 तरह की रेडिएशंस थी, एक्सरेज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक्सरेज की जो टाइप्स आई हैं वो 2 थी। एक टाइप कहलाती है वो टाइप जिसमें एक्सरेज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, इसको इसने नाम दिया के सीरीज, ठीक है। दूसरी इसने जो टाइप बताई वो ये थी, वो एक्सरेज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, इसको इसने नाम दे दिया एल सीरीज, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे मैंने आपको अभी भी बताया के सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइन एल सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइन को जब कंपेयर किया जाता है तो हम कहते हैं के सीरीज़ की जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है, जबकि एल सीरीज़ की जो वेवलेंथ है सीरीज़ की जो वेवलेंथ है एक्सरेज की वो होती हैं लॉन्गर वेवलेंथ की, ठीक है। तो इसने डिस्टिंग्विश कर दिया वो एक्सरेज जिनकी वेवलेंथ क्या थी, शॉर्टर थी, उनको के सीरीज़ का नाम दे दिया, और जिनकी लॉन्गर थी उनको एल सीरीज़ का नाम दे दिया। ये पहला कंक्लूजन था, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन इसने बताया कि जो आपके पास मेटल है, ठीक है, दूसरा कंक्लूजन इसने ये बताया, सेकेंडली मेटल जो आप टारगेट करते हो, जैसे एक्सरेज को निकालते हो, उसका अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, हम कहते हैं एटॉमिक नंबर मेटल का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो इसमें से जो एक्सरेज निकलेंगी, एक्सरेज जो होंगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी, ठीक है। यानी जितना आपने जो मेटल यूज़ किया है टारगेट करने के लिए, एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए, उसका एटॉमिक नंबर अगर ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि उसमें से एक्सरेज जो निकलेंगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी, ठीक है। ये था दूसरा कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन इसने बताया कि ये जो एक्सरेज हैं, एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का और एटॉमिक नंबर का इसने रिलेशन बनाया, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन इसने क्या किया कि एटॉमिक नंबर Z स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनाया। इस रिलेशन को इसने नाम दिया मोज़ले लॉ, ठीक है, इसका नाम दिया इसने मोज़ले लॉ। अच्छा, अब ये जो मोज़ले लॉ है ये क्या है, इसमें इसने रिप्रेजेंट किया इसके मोज़ले लॉ को कैसे, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ द एक्स रेस, इसका स्क्वायर रूट ये इक्वल होता है ये इक्वल होगा A इंटू Z माइनस B, ठीक है। ये है मोज़ले लॉ। अच्छा, इसमें क्या है, न्यू अंडर रूट, ठीक है। ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, ये क्या होगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज। इसके अलावा ए जो है
इसके बारे में कहा जाता है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, जबकि बी के बारे में कहा जाता है, बी जो होता है हमारे पास, दिस इज़ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो इस तरह मोज़ले लॉ जो है ना वो इसको फर्दर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। शॉर्ट अगर आप इसको देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ना शॉर्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है ना ज़रा देखिएगा कि मोज़ले लॉ क्या है। मोज़ले लॉ ने कहा, मोज़ले ने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज होती हैं, यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, अगर आपने एटॉमिक नंबर को इंक्रीज़ किया फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, फ्रीक्वेंसी का अगर आप देखें, फ्रीक्वेंसी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ के। ठीक हो गया, लैम्डा शॉर्टर आ रही थी और फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है कि आप कहते हो कि ये इधर हमने मेंशन किया दिस इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, और यहाँ पर हमने मेंशन किया ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज और एटॉमिक नंबर के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब इसने क्या किया कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज किया, तो इक्वालिटी में चेंज करने के बाद आपके पास कांस्टेंट आ गए, दो कांस्टेंट आ गए। और वो क्या था कि देखें आपके पास क्या, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट, इधर इक्वालिटी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज किया, कांस्टेंट आ गया ए, ये करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है। और आपके पास जो रिलेशन आएगा यानी जेड माइनस बी का क्या मतलब है, ये आपके पास क्या स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है ना वो क्या है, आपने इसमें से माइनस कर दिया। ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, शील्डिंग इफेक्ट कह लें। आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे कोर शेल के, वो क्या है, कोर शेल के अलावा वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जैसे कि आप के शेल की या एल सीरीज़ देख रहे हैं, एल सीरीज़ को शील्ड कर रहा है, के शील्ड कर रहा है। जैसे कि आप कह रहे हो के सीरीज़ है, के सीरीज़ में आप इलेक्ट्रॉन एक्स रेज को प्रोड्यूस करवा रहे हो। ठीक है, तो एक्स रेज को जो प्रोड्यूस करवा रहे हो, तो के शेल की जो वैकेंसी है उसको फिल कर सकता है एल शेल का इलेक्ट्रॉन या एम शेल का इलेक्ट्रॉन। तो एम शेल का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, शील्ड हो जाएगा, शील्ड हो जाएगा किससे, के शेल के इलेक्ट्रॉन, एल शेल के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये जो शील्डिंग है ना उसकी वजह से हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर्स को स्क्रीनिंग कांस्टेंट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए की अगर बात करें तो ए यहाँ पर करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। ये डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट जो है ना वो क्या है, ए की वैल्यू निकलती है। ठीक है, और बी यहाँ पर क्या है, दिस इज अ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, और जेड यहाँ पर है आपको पता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसके मुताबिक अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, ग्राफ जो बनाएंगे हम प्लॉट बनाएंगे, ग्राफ जो होगा, ग्राफ होगा बिटवीन, हम कहते हैं जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी वर्सेस से पहले जो क्वांटिटी है वो हमने एक्स एक्सिस पे लेनी है, वर्सेस के बाद वाली वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ बनाएं, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट ले लिया, और एक्स एक्सिस पे हमने एटॉमिक नंबर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास यहाँ दोनों के दरमियान चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो देखा गया कि यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। ये स्ट्रेट लाइन जो है ना वो शो कर रही है कि एक्स, ये जो फ्रीक्वेंसी है एटॉमिक नंबर का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एलिमेंट्स देख लें, आपके पास फॉस्फोरस है। ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है, सेकंड पे आप मेंशन कर लें, आपके पास क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, और लास्ट पे क्या है, आपके पास जिंक है। ठीक है, सब के अगर आप एटॉमिक नंबर देखें
तो जो जिंक है ये होता है 30, कैल्शियम होता है 20 और जो फॉस्फोरस है वो होता है 15। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता गया, वैसे वैसे जो है ना वो क्या है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती जा रही है। एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या होती जाएगी, ज़्यादा, यानी जिंक के अंदर जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इन केस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ और वैसे वैसे उनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अच्छा, लास्ट में जो है ना इम्पोर्टेंस आपने देख ली है, मोज़ले लॉ की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। अच्छा, पहले जब पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट की गई, मेंडलीव ने जिक्र किया कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास जो है ना वो करेक्ट मतलब कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी को नहीं बता सकता एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है ना वो क्या है, हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है ना वो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं मेंशन कर सकता। ठीक है, जबकि अगर एलिमेंट्स को अरेंज करें अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो है ना वो क्या है, उससे पता लगता है कि एलिमेंट की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो ये मोज़ले की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसने क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो करेक्ट लोकेशन है ना वो दी। जैसे कि इसने क्या है, इसने प्रॉपर पहली इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉपर लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि उन एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट थे आपके पास है, पोटाशियम, आर्गन, निकल एंड कोबाल्ट। पोटाशियम, आर्गन, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, प्रॉपर लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंस इसकी ये आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इस लॉ से हमने बहुत सारे और भी मेटल्स जो है ना वो देखे जिनका एटॉमिक नंबर आपके पास एग्जैक्ट आया। ठीक है, मैनी न्यू एलिमेंट्स जो है ना वो डिस्कवर हुए ये मोज़ले के एक्सपेरिमेंट की वजह से और इसके लॉ की वजह से। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि टेक्टीनियम है, जैसे कि प्रोमोनियम है, इसके अलावा RH मतलब आपने रोडियम जो है ना वो क्या है डिस्कवर किया। ठीक है, तो इसमें न्यू एलिमेंट्स जो है ना उसने डिस्कवर किए। न्यू एलिमेंट्स कौन कौन से थे, ठीक है, न्यू एलिमेंट्स में आपके पास थे टेक्टीनियम TC। ठीक है, इसके अलावा आपके पास है प्रोमोनियम, इसके अलावा, तो ये सारे के सारे क्या हैं, न्यू एलिमेंट्स जो है ना वो डिस्कवर हुए। ठीक है, लास्ट में इसने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है ना वो मतलब कि बहुत सारे जो है ना इम्पोर्टेंस, तीसरी इम्पोर्टेंस की क्या थी, जो रेयर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, रेयर एलिमेंट्स के अंदर अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो इसके अंदर एक्टिनाइड सीरीज़ और लेंथेनाइड सीरीज़, यानी वो एलिमेंट्स जो कि बॉटम में मौजूद हैं। ठीक, चूँकि इन एलिमेंट्स की देखा गया है कि ये अर्थ सरफेस पर बहुत स्कार्सिटी में अवेलेबल होते हैं, मतलब बड़ा कम जो है ना इनकी क्वांटिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर भी मोज़ले लॉ ने डिस्कवर किए। ठीक है, रेयर एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो एक्सरेज की प्रोडक्शन है, ये मोज़ले लॉ, ये सब कुछ जो है ना वो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा आया हुआ है पेपर्स के अंदर, बार बार रिपीट होता है मोज़ले लॉ, उसके इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।